इस हिस्से में हम दो बेहद दिलचस्प खबरों की आप बोले या दो तस्वीरें ऐसी है जिससे कुछ खबर निकलती हुई दिखाई देती है, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहली तस्वीर तो महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की तस्वीर। जब उद्धव ठाकरे की तस्वीर आई फडणवीस के साथ लिफ्ट के बाहर लिफ्ट का इंतजार करते हुए, दोनों के बीच में हंसते मुस्कुराते हुए एक तस्वीर, और एक तस्वीर ये जो चंद्रकांत पाटिल के साथ आई। चॉकलेट दी जा रही है, फूलों का गुलदस्ता दिया जा रहा है। इस तस्वीर को देखकर अब भाई जिसे राजनीति नहीं पता होगी तो वो तो यही कहेंगे कि ये तो साथी हैं, लेकिन जो राजनीति जानते हैं फिर वो इसके अंदर ढूंढने लगेंगे कि क्या कोई नया इक्वेशन, क्या कोई नया समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, क्या उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच में कोई बात बनती दिख रही है। क्योंकि कल फडणवीस के साथ हंसी मजाक और अब ये चंद्रकांत पाटिल के साथ ये चॉकलेट देते हुए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि चंद्रकांत पाटिल जब पहुंचे थे तब वो नेता विपक्ष अंबादास दानवे को ये चॉकलेट और फूलों का गुलदस्ता देने पहुंचे थे, और उस वक्त उद्धव ठाकरे भी चूंकि वहीं पर मौजूद थे तो शिष्टाचार यही कहता है, नेता हैं, सीनियर हैं, उन्हें भी फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट दे दिया गया। लेकिन तस्वीरें हैं, तस्वीरों पर चर्चा करनी तो जरूरी है। हर्षवर्धन जी, ये दोनों तस्वीरें हैं, अब ये क्या कोइंसिडेंस है, गजब का कोइंसिडेंस है, एक बार फडणवीस जी के साथ, एक बार चंद्रकांत पाटिल के साथ। देखिए, जो महाराष्ट्र का ये जो सेक्रेटरिएट है, यहाँ तो लगभग हर दूसरे दिन ऐसे मुलाकात होती है। अब ये वाली तस्वीर क्यों इतना ये मतलब दोनों तरफ से प्रोपेगेट की गई है मीडिया में, या मीडिया ने ही कुछ ज़्यादा रुचि से उठा लिया है। लेकिन हम अगर वहाँ की ज़मीनी सच्चाई की बात करें तब फिर इसके साथ थोड़ा सा जुड़ाव समझ में आएगा। दरअसल जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए उसमें जो 3-3 वाला धड़ा लड़ा, यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी, दूसरी तरफ कांग्रेस, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद चंद्र पवार वाली शिवसेना एनसीपी, उन तीनों का जो चुनाव परिणाम आया है उसने दोनों खेमों को एक तरह से कहें कि फिर से ड्राइंग रूम में जाने को मजबूर कर दिया है। क्यों? मत प्रतिशत और जिन सीटों पर लड़े हैं उसके जो परिणाम आए हैं वो एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि अगर यही स्थिति रही तो लगभग त्रिशंकु विधानसभा की तरफ महाराष्ट्र बढ़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ये एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों ही शिव सैनिकों के बीच में लगभग बराबर हैं। एकनाथ शिंदे का थोड़ा ज्यादा प्रभाव है अगर लोकसभा के लिहाज से कहें। क्या विधानसभा चुनाव में जब ज्यादा लोकलाइज इलेक्शन हो जाएगा तो क्या मुस्लिम वोट बैंक उसी तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा रहेगा? भारतीय जनता पार्टी, जिसको लगता था कि वो उनके साथ रही, 122, 105 दोनों मिलकर संसद में भी बहुत अच्छी स्थिति में हुआ करते थे, क्या अगर इस तरह की स्थिति रही तो फिर से उसके लिए संकट की घड़ी आ जाएगी? तो एक तरह से कहें तो सत्य से साक्षात्कार हुआ है, और उसमें उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी वो बेस्ट विनिंग कॉम्बिनेशन है महाराष्ट्र का। हो सकता है कि दोनों तरफ से कोशिश हो रही हो, लेकिन असल बात तो दूसरी है। असल बात तो ये है, ये रिश्ता टूटा जहां से था वो दिल्ली है। क्या अमित शाह कोई प्रयास कर रहे हैं? क्या अमित शाह उद्धव ठाकरे के साथ संबंध ठीक करने की कोई कोशिश कर रहे हैं क्या? क्योंकि ये जो सारे और लोग हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चंद्रकांत पाटिल हो या मुंबई के अध्यक्ष हो, उन लोगों की बहुत भूमिका मैं नहीं देखता हूं। उनकी भूमिका बस इतनी हो सकती है कि जो संबंध बहुत कड़वे थे उसको थोड़ा ठीक कीजिए। कल को एक फोन जाएगा और वो कहेंगे कि हम तो पुराने शिव सैनिक हैं, हमने तो बाबरी गिरा दिया था, हम तो पुराने वाले हिंदुत्व वाले हैं। तो इतना ही भर कहना है, लेकिन फिलहाल मुझे अभी बहुत कुछ दिखता नहीं और उद्धव ठाकरे नकार भी चुके हैं। ये रागी जी, इस खिचड़ी में दाल किसकी है, चावल किसका है, सब्जी किसकी है, या ये महज से कोइंसिडेंस है? देखिए, मुझे तो अभी वर्तमान में तो मुझे कोइंसिडेंस लगता है। मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार की कड़वाहट दोनों के बीच में फैली है, और ये मैं हर्षवर्धन जी से अलग मानता हूँ। ये सिर्फ यहाँ अमित शाह जी का मामला नहीं है, ये महाराष्ट्र की जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी भी युखेमेबंदी है, अपनी भी राजनीति, देवेंद्र फडणवीस की अपनी भी राजनीति है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें मुझे नहीं लगता है कि शिवसेना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रही है, और उद्धव ठाकरे ने इसे मना भी किया है। हाँ, यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसमें एक भूमिका निर्वाह कर सकता था, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी का ऐसा मेरी जानकारी में आई है कि संभवतः वो बहुत नज़दीक हैं, बहुत सम्मान करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस भूमिका में कहीं पर आता है, नेगोशिएट करता है
दोनों को बीच में लाता है, तो हो सकता है ये कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ जाए। लेकिन कैसे हो सकता अभी है ये? अभी तो मुझे इसकी कोई दूर मतलब दूर मैं तक अगर संभावना कुछ नहीं दिख रही है। वक्त पहले की उन तस्वीरों को भी याद करूं जब उद्धव ठाकरे की स्थिति क्या हो गई थी, पार्टी टूट गई, ऐसा एक मौका आ गया कि चिन्ह को लेकर लड़ाई होने लगी, उसके बाद फिर कोई पॉसिबिलिटी? देखिए, राजनीति में संभावनाओं को आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं, और जब आपको ये पता है कि हमारे में टूट फूट हो गया है और ये स्थिति जो है वो कमजोर किया है। ऐसा तो नहीं है कि उद्धव ठाकरे जो है वो लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा ताकतवर बन करके आए हैं, बहुत बड़े ताकतवर बन करके आए हैं, ऐसी नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने मात्र 9 सीट ही जीता था। आप 2019 को याद कीजिए, 2014 को याद कीजिए, दोनों की अपेक्षा लगभग सीटें जो है वो आधे आकर के खड़ी हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन में वहां पर यदि हम कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे इस गठबंधन को भी लें तो सबसे बड़ा घटक जो है वो कांग्रेस था, जबकि कांग्रेस एक समय महाराष्ट्र की राजनीति में चौथे नंबर की पार्टी हो गई थी। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस पार्टी यदि तीसरे चौथे नंबर पर चली जाए तो वो दूसरे या पहले नंबर की पार्टी खड़ी हो जाती है। ये मेरा अपना थीसिस था, जो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के बाद इस चुनाव में आकर के गलत साबित हुआ है, और कई और जगह, 1-2 जगह और ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस भी जो है वहां अपना ज्यादा, आने वाले दिनों में विधानसभा में चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग करेंगी। क्या शरद पवार अपनी भूमिका को महाराष्ट्र की राजनीति में कम करना पसंद करेंगे? तो टकराव तो ऐसा नहीं है कि इसे उद्धव, शरद पवार और कांग्रेस के खेमे के अंदर विधानसभा चुनाव में जाते जाते नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जिस सहूलियत के आधार पर उद्धव ठाकरे ने लोकसभा में डिक्टेट किया टर्म्स कांग्रेस को, और कांग्रेस ने उसको लगभग एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मुंबई की सीटों को लड़ने का जहां से एक तरफा कांग्रेस, उद्धव ठाकरे ने घोषणा कर दी और कांग्रेस को मजबूरन उन सीटों पर समझौता करना पड़ा। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी इस समझौते के लिए तैयार होगी। वो चाह रही होगी, वो जरूर चाहेगी कि उसका रिसर्जेंस हो, महाराष्ट्र की राजनीति में भी रिसर्जेंस हो, और विधानसभा का रास्ता वहीं से वो उसकी तरफ ले करके जाता है। ऐसे में यदि उद्धव ठाकरे और ये शिवसेना शिंदे ग्रुप दोनों मर्ज कर जाता है और फिर से भारतीय जनता पार्टी एक साथ आकर जाती है, विधानसभा में जाते हैं, तो मुझे लगता है दोनों पार्टियों के लिए यह बहुत अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी यदि अकेले जाती है ये तो जो आप चर्चा अभी तक हम कर रहे हैं, जो हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, हमने तो उद्धव ठाकरे के बारे में बात की कि क्या उनका मन बदल सकता है। मैं तो ये समझना चाह रही हूँ समीर जी कि क्या बीजेपी का मन बदल रहा है? क्या उनके मन में भी ऐसे कोई गुब्बारे उठ भी रहे हैं, या हम यूं ही चर्चा कर रहे हैं? देखिए, अगर लोकसभा चुनाव परिणामों को देखोगे तो सबसे बड़ा कोई लूजर अगर महाराष्ट्र में बनकर निकला है तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा लूजर भारतीय जनता पार्टी रही है। और सबसे बड़ा गनर अगर किसी को आप मानोगे तो वो कांग्रेस भी रही है, वो शरद पवार भी रहे और वो उद्धव ठाकरे भी रहे वहां के अंदर। देखिए, अब एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे जो पार्टी जो है वो, और एकनाथ शिंदे की शिवसेना अब कभी साथ में चुनाव नहीं लड़ सकते। भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा कि वो किसके साथ जाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे वहीं से टिकट चुनाव लड़ेंगे, के विधायक वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां से उद्धव ठाकरे सीटों पर चुनाव लड़ते रहे। उनके बीच में सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी ये दो तो कभी एक पेज पे आ ही नहीं सकते, स्थिति में नहीं आ सकते। और जहां तक मर्ज होने की बात है, मुझे लगता है ये मर्ज भी हमारा संभव नहीं है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे इतने अलग अलग रास्ते बढ़ चुके हैं कि वो किसी भी स्थिति में मर्ज नहीं होने वाले हैं। और अगर मर्ज होते हैं तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा ना एकनाथ शिंदे को भुगतना पड़ेगा, वो इस बात को जानते हैं। अब वो शिवसेना ले चुके हैं, अब वो मर्ज किसी स्थिति में करेंगे नहीं। और उद्धव ठाकरे भी अब जिस हिसाब से उनका प्रदर्शन रहा है कि पहली बार पार्टी बनी है, नया सिंबल मशाल लेकर आए और 9 सांसद जीत कर गए। और जहां तक सीट डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है, मुझे लगा जिस आधार पर लोकसभा चुनाव में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वही आधार विधानसभा चुनाव का रहेगा। जिनके पास जो लोकसभा सीटें रही है उसके अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटें वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये तीनों जानते हैं कि तीनों मिलकर जब लड़े, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, तब वह इस स्थिति में पहुंचे कि उन्होंने 30 सीटें वहां पर जीत ली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी उनके बीच सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्मूथली हो जाएगा। और वो इस बात को जानते हैं कि तीनों मिलकर लड़ेंगे तो सत्ता से बेदखल होना भारतीय जनता पार्टी का और एकनाथ शिंदे का लगभग तय है। बहुत मुश्किल से उनकी सत्ता बच सकती है। और मुझे लग रहा है कि इसलिए सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाली है कि जैसे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नाराजगी भुगतना पड़ी है, क्या विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी
जो ज्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। एकनाथ शिंदे को आज की तारीख में 50 सीट देने की स्थिति में है। अजीत पवार 40 सीटें कम नहीं मांगे, तो क्या 100 सीटें वो अपने सहयोगियों को दे देगी और सिर्फ 188 सीटों के ऊपर लड़ने की तैयारी दिखाएगी? मुझे लग रहा है कि ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को सीटों डिस्ट्रीब्यूशन में होगी। विपक्ष ने जिस तरीके से प्रदर्शन करा है, वो जानते हैं कि हम मिलकर लड़ेंगे तो हम महाराष्ट्र की सत्ता में लौट लेंगे, और मुझे लग रहा है इस परिणाम से बहुत ज्यादा उत्साहित है। कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब तो ये है बिल्कुल फिलहाल तो ये आप तीनों की बात सुन के हमारे दर्शक तो ये समझ ही गए होंगे कि ये जो तस्वीरें हैं ये महज कोइंसिडेंस है, और ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग दल में है तो मुस्कुराकर बात कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी और जेडीयू की बात कर ले तो उसमें एक नाम ऐसा है अश्विनी चौबे का। मीनाक्षी अभी तक मुस्कुराकर बात भी नहीं कर रहे थे, अच्छी ये भी बात थोड़ा है। सा समझिए, ये इतने अब तो राहुल तल्ख रिश्ते गांधी हो गए और थे नरेंद्र मोदी कि भी मुस्कुराकर भी बात नहीं कर रहे थे। तो मुस्कुरा रहे हैं तो राजनीति है, बहुत कुछ होता रहता है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी मुस्कुराकर बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो ऐसी तस्वीरें अच्छी लगती हैं। लेकिन मैं जो जिक्र कर रही थी कि अब एक नाम ऐसा है अश्विनी चौबे का, जो ऐसा लग रहा है कि वो एक नई कहानी, एक नई स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्यों ऐसा कह रही हूं कि देखिए, अश्विनी चौबे का टिकट कटा, उन्होंने कहा कि वो राजनीति यानी चुनावी राजनीति में शरीक नहीं होंगे। उन्होंने क्या कहा कि वो जो राजनीति करेंगे वो समाज सेवा के लिए करेंगे, और फिर वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि वो नीतीश कुमार को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। वो बिहार के विधानसभा चुनावों के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, पूर्ण बहुमत लाना चाहिए, और फिर साथियों को साथ लेकर चलना चाहिए। मतलब बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, अलग अलग तरीके की बातें। पहले तो अश्विनी चौबे जी की ही बात कर लें, उनके कहने का मतलब तो बनता है। देखिए हर्षवर्धन जी, बक्सर से उनका टिकट कटा, बीजेपी बक्सर का चुनाव हार गई, वो एक मौका तलाश रहे हैं। नहीं, देखिए पहली बात तो ये कि अश्विनी चौबे भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं। पार्टी ने उनको जितना कुछ दिया है वो पार्टी के उनसे बहुत योग्य लोगों को नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं है, बहुत से अयोग्य लोग भी पा जाते हैं, लेकिन अगर हम कहें तो उनसे बहुत से योग्य लोगों को नहीं भी मिला। तो ऐसा नहीं है कि अश्विनी चौबे को कोई नाराजगी या कोई इसमें गुस्सा होना चाहिए था, और पता नहीं क्यों उन्होंने चुनाव के वक्त भी वो वितंडा शुरू किया था। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं उस बात में दम है। भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं ना कि कैच 22 सिचुएशन में फंसी हुई है, नीतीश के मोह से भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता रहा हूं, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने लगातार कहा, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कोई एसेट नहीं। वो लगता जरूर है, क्योंकि सीटें आ गई, 12 सांसद हो गए, तो लगता है कि ठीक है भाई वो तो अभी भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जहां पर जाति समीकरण बीजेपी और जेडीयू के फेवर में थोड़ा चला गया, वरना तो उत्तर प्रदेश में पीडीए ने क्या हाल किया बीजेपी का, ये तो हम सबने देखा। मैं एक मिनट आगे जा रही हूँ। सिर्फ पीडीए ने हाल नहीं किया है, हम लोग कई बार उस पर बार बार बात कर चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी की अपनी कमजोरियां हैं, उसको वो सुधार लेंगे तो कोई ऐसी बहुत बड़ी गड़बड़ अभी तक नहीं हुई। लेकिन अगर उसको वो नहीं सुधारेंगे तो इसके बाद जो गड़बड़ होगी शायद फिर उसको संभाल पाना वो लगभग असंभव हो जाएगा। बिहार के संदर्भ में अगर कहें, बहुत अच्छा जाति समीकरण है, लेकिन अब जैसे अलग अलग सीटों की बात करेंगे तो कहीं उपेंद्र कुशवाहा दूसरा संकट हो गया, कहीं निर्दलीय प्रत्याशी वो संकट हो गया, और जो दूसरी तरफ कहें तो कांग्रेस भी तो उसी संकट से जूझ रही। लालू प्रसाद यादव कौन सा बहुत बड़ा गेन कर पाए? क्या कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में बहुत लंबे समय तक ये गठजोड़ चल पाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा कि वो किस समीकरण के साथ आगे बढ़ रही है। और अश्विनी चौबे की यह बात मैं बिल्कुल ठीक मानता हूं कि बीजेपी को अब लीडिंग पोजीशन लेनी ही चाहिए। नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक आप कह सकते हैं कि वो एक सर्वमान्य नेता है, लेकिन बीजेपी में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हुई है, और उनके अपने जो जिसको बिहार का एक न्यूट्रल मतदाता कहते हैं उनमें भी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हुई। रागी जी, बीजेपी के लिए नीतीश जरूरी है या मजबूरी है? क्या ये एक एडेड बैगेज है या फिर ये उनकी ताकत बढ़ाती है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी यदि नीतीश के साथ यदि नहीं लड़ती, चुनाव में नहीं जाती, तो जो सीटें आज भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को मिला है वो संभवतः नहीं मिलता। जिस प्रकार के समीकरण मिले और जिस प्रकार से सीटें हारी, जिस प्रकार औरंगाबाद सीट हार गई, जो है वो बक्सर सीटें हारी, जो है काराकाट सीटें हारी, ये सब सीटें ऐसी थी जो बड़ा सुनिश्चित सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती रही है।
और ऐसी सीटें हार जाने का मतलब है कि कुछ न कुछ अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं बिहार भारतीय जनता पार्टी के अंदर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी ये मौका नहीं था जो इनको इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। अभी आपके पास केंद्र में एक गठबंधन है, 2025 में आप क्या तय करते हैं क्या नहीं तय करते हैं उसके लिए अभी आपके पास वक्त है। लेकिन अभी से यदि इस प्रकार की बातें करते हैं तो ये अपना आप फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि हम प्रासंगिक बने रहें, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जितना इनको मिला, अश्विनी चौबे को जितना मिला उतना मुझे नहीं लगता है कि बाकी और नेताओं को भी वहाँ पर बिहार में मिला है। ऐसा तो है नहीं कि कोई सीट जो है वो एक बार आपने जीत लिया, 2 बार जीत लिया तो आपकी जो है वो पैतृक संपत्ति हो गई और दूसरा आदमी वहाँ से लड़ नहीं सकता है। मैं ये मानता हूँ कि जिस व्यक्ति को वहाँ पर सीट दिया गया था लड़ने के लिए, उसे नहीं दिया जाना चाहिए था, वो कहीं से काबिल नहीं था, उससे बेहतर ये होते। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जो ये सांसद यह सोच लेता है मंत्री कि ये मेरा पैतृक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया है, 2 बार मैं जीता हूं, 3 बार जीता हूं, यदि मुझे नहीं होता है तो हम चौथी बार हम दूसरी जगह चले जाएंगे। इसका मतलब है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, आप अपने व्यक्तिगत आकांक्षा और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए जीते हैं। आप दूसरे से चाहते हैं कि वो हमेशा कार्डर बना रहे, दूसरे से चाहते हैं कि वह मात्र वोटर बना रहे, आपके लिए काम करें। आपको यदि काम करने की जरूरत पड़ जाए तो आप हमेशा नेता बने रहना चाहे, आप कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार नहीं है, ये पार्टी के अंदर स्वीकार नहीं होना चाहिए। और मुझे लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बड़े बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में भेजा और कहा कि ठीक है आप केंद्र में मंत्री थे, प्रहलाद पटेल जी को भेजा, कई लोगों को भेजा और कहा कि भाई एक बार आप कार्यकर्ता बनकर के भी देखिए ना कैसा लगता है। मैं तो दूसरे पहलू पर लेकर आ रही हूँ ना समीर जी, समस्या ये है कि अश्विनी चौबे की अब इसके पीछे नियत क्या हो तो अश्विनी चौबे बताएंगे, लेकिन संजय झा हो गया, भाई वीरेंद्र हो गए, ये तमाम बयान जो सामने आ रहे हैं, ये ऐसा क्यों लग रहा है एक सिलसिले में आ रहे हैं बयान कि क्या ये नीतीश कुमार को पोक करने के लिए है कि आप एक तरफ जो है आप उकसाएंगे। मैं आपसे सहमत हूं कि ये पोक करने के लिए ही वो कर रहे हैं। वो नीतीश से नहीं अपना फ्रस्ट्रेशन में है, ये भारतीय जनता पार्टी से बदला ले रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि अश्विनी चौबे का एक खुद का ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कार्यकर्ता भी ये मान रहा होगा। देखिए नीतीश कुमार 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी से अलग चुनाव लड़े थे ना। इस बात पे बोलिए ना समीर जी कि अगर वो बार बार पोक करेंगे, बार बार जो है किसी को पिंच करने की कोशिश करेंगे तो देखिए अभी सबसे बड़ी बिहार में नहीं तो मुझे आप बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? उन्होंने रोक करके ब्राह्मण समुदाय को इतना एजिटेट करा दिया भारतीय जनता पार्टी से कि वोट का पूरा पैटर्न ही बदल गया। लेकिन आप मुझे बताइए आज बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। नीतीश तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री बने हुए, और नीतीश अगर इतने बड़े नेता होते तो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, नीतीश कुमार का क्या हश्र हो गया था? तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी अलग हो जाएगी तो विधानसभा चुनाव जीत नहीं सकती है। नीतीश पहले भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव अलग लड़के देख चुके और अपनी हैसियत को देख चुके। भारतीय जनता पार्टी अब जिस हिसाब से संगठन मजबूत है, और आप कब तक इस पर निर्भर रहोगे? भारतीय जनता पार्टी जब इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है, सबसे बड़ा दल है वहां पर, भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत देखना चाहिए एक बार लड़के। महाराष्ट्र में भी आप निर्भर रहते हो शिवसेना के ऊपर, शिवसेना चली जाती तो आप एकनाथ शिंदे को पकड़ लेते हो, अजित पवार आते हैं तो आप अजित पवार को पकड़ लेते हो। कब तक आप दूसरे दलों की दया पे जीवित रहोगे, चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र? मुझे लग रहा है आप अपने दम पर चुनाव लड़ो ना। मैं बात वहीं आती है ना, लेकिन क्या ये समय है नीतीश कुमार को आप उकसा रहे हैं? ऐसे में वो भी तब जब केंद्र में आपकी गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार इतने बड़े नेता नहीं है, एनडीए में रहे, बीजेपी के साथ खड़े रहे, ये जरूरी है। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार इतने भी बड़े नेता नहीं है कि आप उन्हें उकसाओ तो वो कह देंगे कि मैं सरकार गिरा दूंगा। नीतीश कुमार के 12 सांसद है। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बिहार की अगर राजनीति करना है तो बिना भारतीय जनता पार्टी के मैं कर नहीं सकता हूं। नीतीश कुमार के अपने दम पर सत्ता में आ सकते हैं, अगर उन्हें सत्ता में बने रहना है तो मजबूरी में उन्हें लालू के पास फिर जाना पड़ेगा। उनके लिए तो क्या वो लालू के पास फिर जाएंगे आज की तारीख में? उनका दिल कितना बड़ा, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया। वो देखिए इस तरीके की भी बातें की जा रही है। नीतीश का जो राजनीतिक कैरियर है वो पूरा अंत के ऊपर है, आखिरी चुनाव है। और नीतीश का जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य बता रहा है दिन के दिन कि नीतीश कुमार रोज अपनी राजनीति का अंतिम दिन गिनते जा रहे हैं। वो किसी भी समय राजनीति से बाहर हो सकते हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, उनका व्यवहार बताता है। मुझे लग रहा है ये सही समय है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश से पीछे छुड़ा ले और विधानसभा चुनाव अपनी दम पर लड़े। मुझे लगता है कि ये इस बात की चर्चा करना, मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर ये ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप क्या करेंगे 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, ये आप उस समय तय कीजिए। आप
सम्राट चौधरी को इसी कारण लाया गया था कि कुशवाहा का वोट जो होगा और जो कोयरी का वोट होगा वो बड़ा आ जाएगा, एन ब्लॉक आ जाएगा। जो है ऐसा नहीं हुआ और कुशवाहा का उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए और उनके कई कुशवाहा जीत गए। मजेदार बात यह है। बिल्कुल। तो इसलिए ये सोचना कि अभी प्रासंगिक है या नहीं है, मुझे लगता है राजनीति में कई बार बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। आप कीजिए वो अलग बात है, 6 महीने बाद क्या होगा हम ये भी नहीं जानते हैं। लेकिन ये बात तो तय है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय के केंद्रीय नेतृत्व ने, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल जी ने, उस समय भी जब नीतीश को दिया गया था तब भी सत्ता नीतीश को दिया था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी 3 गुना ज्यादा बड़ी पार्टी थी नीतीश से, तब जाकर के उनको नेतृत्व दिया। चर्चा में नीतीश कुमार जी दिल्ली आ गए। नीतीश कुमार जी दिल्ली पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। अब उनका दिल्ली आने का एजेंडा क्या है, किस मुद्दे पर वो किनसे मुलाकात करने वाले हैं, या फिर अपने सांसदों से कोई चर्चा करने वाले हैं, या प्रधानमंत्री से उनकी कोई मुलाकात होने वाली है। मोदी और नीतीश की दोस्ती कितनी पक्की है, मैं 1 मिनट ये पहले खबर ब्रीफ कर दूं। नीतीश और मोदी की दोस्ती कितनी पक्की है, जब संविधान की जब सदन की एक तस्वीर हमने देखी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे, एनडीए के सारे घटक दल के नेता वहां पर मौजूद थे, तब दोनों के बीच में हाथ मिलाना, मुस्कुराना, नीतीश जी तो इतना झुक गए थे कि कई लोगों ने ये कहने लगे कि वो उनका पांच दूसरा कारण है, वो दूसरा कारण है। उसकी चर्चा बहुत हो चुकी है राजनीति में। मुझे सिर्फ इतना मैं तो ये कह रही हूँ कि वो दोस्ती बहुत गाढ़ी दिखाई दे रही थी। क्या उस दोस्ती में कोई दरार डालने की कोशिश हो रही है? देखिए, ऐसा है कि पहले भी इस प्रकार की दोस्ती के रूप देखने को मिले थे, लेकिन नीतीश जी के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किस समय वो आरजेडी की तरफ चले जाएंगे। और आरजेडी के साथ जाने के बाद आरजेडी, कांग्रेस और नीतीश यदि तीनों एक साथ आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की राजनीति भी मुश्किल ही होगी। ऐसा नहीं है कि इतना आसान होगा। इसलिए हम भी देखिए क्वेश्चन मार्क में लिख रहे हैं ना ऊपर। जरा एक बार ऊपर है, जरा टॉप बैंड हमारा पढ़ ले। नीतीश कुमार चुप है, क्या उनके मन में कुछ चल रहा है? हर बार हमें भी पूछना पड़ता है कि क्या मन में कुछ चल रहा है।